जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और सभी एसएससी जीडी के सोल्जर्स, सिपाही, भारत माता के लाडले वीर सपूत अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी के घर परिवार में भी सभी एकदम बहुत अच्छे होंगे। आएंगे मेरे सभी भाई बहन एक बार और जरा मुझे बताएं कैसे हैं आप सब। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं पुरानी क्लास से, ताकि पता रहे कि हाँ, आप सभी का रिवीजन एक सही तरीके से चला हुआ है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मुझे बताएंगे, लकड़ी का पानी में लकड़ी का मुड़ा दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? पानी में लकड़ी का मुड़ा दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? लकड़ी का मुड़ा दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज कुमार हैं, राम राम भाई, अंकिश हैं, राम प्रवेश हैं, राजेंद्र हैं, जयश्री महाकाल, सौरभ भट्ट हैं। देवभूमि उत्तराखंड को मेरा हाथ जोड़ के नमन। प्रकाश, जय हिंद जी। संजय, हैप्पी बर्थडे। कल था वो तो, बाकी सभी को बहुत सारा प्यार। बर्थडे विशेष के लिए बहुत 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 सारा प्यार। सुमंत कुमार हैं और अर्चित शर्मा भी हमारे साथ हैं। सभी एकदम मस्त हैं, बेहतरीन, जबरदस्त हैं, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। और सभी एकदम शानदार तरीके से आंसर भी कर रहे हैं। और आप सभी कह रहे हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो शायद मैं देख पा रहा हूँ आज बहुत बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। इसका कारण शायद ये भी है कि ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता है। तो मतलब आप ऐसे प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपको इसका उत्तर भी पता है। बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से एक बार रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो सबसे हमने पहले प्रकाश के बारे में जाना। फिर हमने देखा समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। अच्छा, उससे पहले हमने कहा था कि हम इतनी सारी घटनाएं पढ़ेंगे और हमने रिफ्लेक्शन शुरू किया, परावर्तन, जिसमें हमने दर्पणों के बारे में जाना। दर्पण के बारे में काफी कुछ जानने के बाद उत्तल अवतल दर्पण हम चले गए थे रिफ्रैक्शन पे, जो कि दूसरी घटना थी। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। और अपवर्तन में हमने बेसिकली लेंस के बारे में पढ़ा और हमने बड़े ही सही तरीके से चीज़ों को संभाला, क्योंकि हमने रटा नहीं, चीज़ों को समझ के बस उल्टा उल्टा करते चले गए और लेंस हमारे वहाँ क्लियर हो गए। ठीक है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन के एक और अहम बिंदु पर बात की। रिफ्रैक्शन के एक और अहम बिंदु पर बात की कि कैसे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो किस प्रकार से वो अपना रास्ता बदलता है, और या तो वो अभिलंब से दूर चला जाता है या वो अभिलंब की ओर आ जाता है। ये चीजें हमने वहां पर सीखी। उसके बाद हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखे। तो एक बार फिर से हम शुरू में चलें। तो हमें इतनी घटनाओं को कवर करना था, जिसमें आपकी दो जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ये कवर हो चुकी हैं। और मैंने कहा था कि अगर इन दोनों को कवर करने में 2 दिन लगते हैं तो इसको कवर करने में हमें 1 ही दिन लगेगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो बाकी 4 घटनाओं के बारे में बात करेंगे, 1, 2, 3, 4। बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने लिखी इसलिए हैं क्योंकि ये कहीं कहीं आप देखते हैं फिर कहते हैं भैया ये नहीं पढ़ा है, अव्यतिकरण, विवर्तन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। गुरु जी, कल आपका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे। शिव कुमार यादव जी, बहुत 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 सारा आभार सभी को। और आज मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई ना एक बहुत ही अहम बात बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई अ, ये जो बात है काफ़ी हद तक हमसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में। ठीक है जी। तो ये 4 घटनाएं आज हमें पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रकीर्णन पे यानी कि स्कैटरिंग पे। पहले वर्ण विक्षेपण कर लेते हैं, उसका डायग्राम मेरे पास अगली स्लाइड में है। तो नंबर 3 डालेंगे आप, नंबर तीसरी घटना परावर्तन और अपवर्तन के बाद हम चलते हैं वर्ण विक्षेपण पर, यानी कि इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सन। डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखिए, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है ये
भाई सभी को बहुत 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 सारा आभार। आप सभी की बर्थडे विशेष में बहुत ही बहुत ही बहुत ही सारा आभार। वो कल था, निकल गया है, फिर भी उसके लिए बहुत सारा प्यार। आप सभी वाकई इतना प्यार देते हो कि एकदम दिल से कनेक्शन बैठता है आप सभी के बीच में। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार, और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप सभी बहुत जल्द से जल्द सरकारी नौकरी को पाएं, अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा करें, और जो भी समस्याएं नौकरी के ना चलते हैं जल्द ही उनको दूर करें। चलिए चलते हैं वर्ण विक्षेपण पर। और मैं कह रहा था कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। इसमें सातों तरह के रंग होते हैं। जैसे ही ये किसी ठोस चीज, एक अलग तरह की बनी हुई ठोस चीज जैसे कि प्रिज्म पर पड़ता है, तो ये सातों कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो प्रिज्म क्या होता है। अभी मैं आपको मॉडल दिखाई दे रहा हूं। अभी मैं आपको प्रिज्म दिखाऊंगा, बाकी यहां आप प्रिज्म देख सकते हैं कि जब कोई भी श्वेत प्रकाश, ये व्हाइट लाइट है, ये आपका श्वेत प्रकाश है जो कि सात रंगों में बढ़ जाता है प्रिज्म से टकराने के बाद। श्वेत प्रकाश। अच्छा, एक बच्चा मुझसे ये भी जानने का इच्छुक रहेगा, हालांकि ये पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो ये यहां से पतला है, फिर चौड़ा 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 होता हुआ चला जाएगा। तो जब प्रकाश इससे टकराएगा, आप ये मानिए कुछ ऐसे कि मान लो एक रंग तो बना है यहां, एक रंग तो बनना शुरू हुआ है यहां से, और एक रंग बनना शुरू हुआ है मान लो यहां से। तो आप देखें इन दोनों रंगों को, मैंने रेड कलर से लिया है क्योंकि वही दिखाई देगा इस पे। इन दोनों रंगों को कम ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, एक को कम दूरी, एक को ज्यादा दूरी। इसी वजह से ये रंगों में बढ़ जाता है। हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, बस आपसे पूछा जाएगा डिस्पर्सन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो आप कहेंगे कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा सात रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। कृपया इसको नोट करिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ें। तब तक मैं आपको प्रिज्म दिखाऊं। देखिए, ये है प्रिज्म। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस तरह का सेक्शन जो है ये प्रिज्म होता है। देख पा रहे हैं आप। तो ये त्रिभुजाकार एक कांच का हिस्सा होता है। अब तुम कहो भैया सात रंगों में बांट के दिखाओ, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं है, व्हाइट लाइट है ही नहीं। ठीक है भाई। चलो, बहुत बढ़िया सीखे भाई, वेरी गुड। प्रकीर्णन अलग है, बताऊंगा मैं आपको। प्रकीर्णन भी कुछ इस तरह की ही चीज है। ठीक है जी, चलिए। अब प्रकीर्णन के बारे में अभी बात करेंगे। पहले जिस मुद्दे पे हैं इस मुद्दे पे बात कर लें। अब बात आती है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश टकराया है तो ये किन किन रंगों में बटा है। जैसे मान लीजिए आपका प्रिज्म है, और यहां से ये आने वाली व्हाइट लाइट टकराती है, और ये सेवन कलर्स में बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बार ये देखेंगे कि कौन कौन से कलर ये रहते हैं। तो अगर हम बात करें कलर्स की, यहां पर ये सेवन कलर्स बनेंगे। तो ये रहेगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर बना लेंगे। एक चीज आपने हमेशा याद रखी होगी, जिसका नाम है विबग्योर। कलर बनाने से कोई फायदा नहीं, मैं लिख देता हूं। जिसका नाम है विबग्योर, ये शायद सभी ने अवश्य ही पढ़ा होगा कि ये जो रंग हैं, सातों रंग हैं, इनका ऑर्डर क्या है, विबग्योर। विबग्योर में वी का मतलब है वॉयलेट, यानी कि कौन कौन से कलर बनेंगे। आई फॉर इंडिगो, ये कॉमन है। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इतना तो सभी जानते होंगे। ये है आपका लाल, ये संतरी, पीला, हरा, नीला। इंडिगो होगा आपका जामुनी, और वॉयलेट होगा आपका बैंगनी। ये मैंने लिख दिए, ज्यादा बच्चे इनसे परिचित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, विबग्योर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम जबरदस्त। आप सबका आंसर है सात रंग विबग्योर। ठीक, आपको पहले से जानकारी है इसका मतलब।
अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इन रंगों में जो तरंग दैर्घ्य होगी, जो वेवलेंथ होगी, वो किसकी सबसे ज्यादा होगी। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। अब देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होती है। आप ऐसे मानिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण बहुत सारी मुश्किलों को पार करके आपके पास तक आ जाए सही सलामत, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कोहरे का दिन है, बहुत सारा कोहरा आपके सामने है और एक कलर चलता है, वो थोड़ी सी दूर चल के ही दम तोड़ देता है, आपके पास तक नहीं आ पाता। लेकिन एक दूसरा रंग है जो कोहरे को चीरता हुआ आपकी आंखों तक आ जाएगा, तो ऐसे मानिए उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य का मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने मतलब आपसे कहीं दूर कोहरे में 100 मीटर पीछे लाल रंग की एक लाइट लगा दूं और एक बैंगनी रंग की लाइट लगा दूं, तो आपके हिसाब से कौन सा रंग कोहरे को चीर के आपकी आंखों तक आ जाएगा। तो आप कहोगे भैया लाल रंग कोहरे को चीरकर मेरी आंखों तक आ जाएगा। लाल रंग स्ट्रॉन्ग कलर है, मजबूत रंग है, ये बहुत पावरफुल कलर है, ऐसे याद रखो। इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसे याद रखिए। तो लाल रंग हमारी आंखों तक आ जाएगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य जो होगी इसकी सबसे अधिकतम होगी, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है ये कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो अब ये घटनी शुरू हो जाएगी और सबसे कम किसकी हो जाएगी, बैंगनी की सभी से कम हो जाएगी, यानी कि न्यूनतम हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम न्यूनतम यानी कि मिनिमम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है। बाकी इनके बीच में रहेगी, ऐसे चलोगे तो ये बढ़ेगी, ऐसे चलोगे तो ये घटेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का एकदम शानदार आंसर है कि लाल है। अच्छा, अब मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा यहीं लगे हाथों, कि तरंग दैर्घ्य के साथ वो आपसे बिखराव भी पूछता है। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस चीज को यहीं क्लियर कर लें। अगर मैं आपसे पूछूं बिखराव किसका ज्यादा होगा, यानी कि आप ये समझिए कि जब ये कलर, जैसे ये प्रिज्म है और आप यहां खड़े हुए हैं, जब ये कलर बट के आपकी आंखों तक आएंगे तो ये बिखरने शुरू हो जाएंगे वायुमंडल में, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मजबूत रंग सबसे ज्यादा बिखरेगा या कमजोर रंग सबसे ज्यादा बिखरेगा। आप कहेंगे मजबूत रंग तो सबसे कम बिखरेगा। तो पेपर में ना बिखराव पूछता है, और सबसे कम किसका है, लाल रंग का। मेरे हिसाब से तो आप यही कहोगे कि भैया अब बिखराव जो है इसके लिए तो मिनिमम है। बोलो सही कह रहा हूं मैं, बिखराव कैसा है इसके लिए, मिनिमम है, मिनिमम। और अगर मैं बिखराव बैंगनी रंग के लिए पूछूं तो आप कहोगे कि अधिकतम है। बताइए जरा, क्या मेरी बात सही है। तो ध्यान से देखना कि पेपर में पूछा क्या है, बिखराव पूछा है या तरंग दैर्घ्य है। अगर बिखराव पूछेगा ना तो बच्चों को लगता है लाल रंग का सबसे ज्यादा, नहीं, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और बिखराव इसका सबसे कम होता है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसको एज इट इज नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रियांश बेस्ट प्रिज्म है और उन्होंने घर पे प्रैक्टिकल भी किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, तो ये प्रश्न बनते हैं इससे। पानी में लाठी टेढ़ा क्यों दिखता है। इरफान भैया लग रहा है बिल्कुल बीच में आप क्लास करने आए दोस्त। आशीष कुमार, वेद प्रकाश और अमन गुप्ता, बर्थडे विशेष के लिए बहुत सारा धन्यवाद और प्यार। सही है जी। चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आएगा कि इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है। तो आप सभी ने देखा होगा जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष। आखिर क्यों बनता है। देखिए दरअसल होता यह है कि बारिश का मतलब क्या है कि मौसम में इतनी नमी बन गई और नमी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो बड़ी बन के बारिश की बूंदें बन गई, मतलब भारी हो गई तो नीचे गिर गई, और जो बहुत हल्की हल्की थी वो ऊपर ही रह गई। तो बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, नमी। तो जैसे ये नमी है, अब जब धूप निकलेगी तो श्वेत प्रकाश इस पे आके गिरेगा, और अब ये भी
बारिश की बूंद भी उसके लिए प्रिज्म की तरह काम करेगी और ये मानिए 7 रंगों में बट जाएगी। अच्छा, इसकी आकृति ऐसी क्यों होती है? ये पृथ्वी की ही वजह से होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? तो आप कहोगे इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? डिस्पर्सन का ही उदाहरण है। ठीक है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? विक्षेपण या विक्षेपण से बनता है, बस इतना याद रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये किसकी वजह से बनता है? विक्षेपण की वजह से बनता है, डिस्पर्सन की वजह से बनता है। ये मैंने आपको बताई दिया। और ये चीज भी देखें कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं लाल रंग के? लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लाल रंग तुम्हारी आंखों तक आ जाए। पता चला बहुत सारा कोहरा है, खतरे का सिग्नल है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, जाके भिड़ गए किसी से, तो रेड लाइट आपने सुना होगा, रेड ही लाइट बनाई जाती है। रुकने की चीजें या जो डेंजर चीजें होती हैं वो सारी रेड कलर की बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे कृपया। सभी को फिर से एक बार बहुत सारा प्यार और आभार। इसको नोट कर लेंगे। सिलेबस कब खत्म होगा भाई? आज खत्म हो जाएगा बिल्कुल। सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया है फॉर्म भाई अभिषेक। अगर गलत का मतलब अगर वो दिखा रहा है उसमें शायद तो नहीं होना चाहिए। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ यार, फॉर्म खुद मत भरा करो, आप उनसे करवाओ ना, टाइगर साइबर कैफे वालों से। जिंदगी का सवाल है यार, 100 रुपए से क्यों तोलते हो जिंदगी को? लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। गोलू रंजन जी, तुमने कहाँ गलत पढ़ लिया भाई? ठीक है, एक बार नोट कर लें और मुझे थम्स अप करें। चलिए, सभी का नोट हो गया। तो एक घटना हो गई आपकी। अब इनको ना थोड़ा सा नोट जरूर, मतलब ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि एक साथ कई सारी घटनाएं आ जाएंगी। तो ये हो गया डिस्पर्सन। अब बात आती है कि क्या व्हाइट लाइट 7 कलर्स में जो बढ़ती है, श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में बढ़ता है, क्या केवल प्रिज्म से टकरा के या फिर इन ओस की बूंदों से टकरा के ही बढ़ता है? और भी कारण है, और भी कारण है। वो क्या कारण है कि जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में एंट्री लेता है, देखो वायुमंडल से ऊपर तो निर्वात है, वैक्यूम है, ना कोई धूल के कण है, ना कोई गैस के कण है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में उसको बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलते हैं, जिनको हम धूल के कण कहते हैं या गैस के कण कहते हैं। तो जैसे ही प्रकाश उनसे टकराएगा, आप ऐसे मानिए जैसे ये थाली रखी है खाना खाने की, और तुमने पाइप ली और पाइप को ऐसे दबा दिया, अब पानी उससे कैसे बिखरेगा? सारी दिशाओं में बिखर जाएगा, है ना? तो वैसे ही जब प्रकाश उससे टकराएगा किसी पार्टिकल से, तो सारी दिशाओं में बिखर जाता है। देखिए, अगर प्रिज्म से या पानी की बूंद से टकराकर, ओस की बूंद से, ऊपर जो बूंदें हैं नमी की बूंदों से टकरा के प्रकाश 7 रंगों में बिखरता है, तो डिस्पर्सन। और अगर धूल के कणों से या गैस के कणों से, कुल मिलाकर वायुमंडल की वजह से, अगर एटमॉस्फेयर की वजह से प्रकाश 7 रंगों में बट रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग, यानी कि बिखराव। ये तो अगली घटना यही है। अब इसमें भी 7 रंगों में बट रहा है, लेकिन याद रखना कि इसमें वायुमंडल में एंट्री लेने के बाद धूल या फिर गैस के कणों से टकराकर प्रकाश अलग अलग बट रहा है। ठीक है जी। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल या गैस के कणों द्वारा टकराकर प्रकाश का फैल जाना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग कहलाता है। अवश्य रूप से यह घटना आपने घर के जंगले में जरूर देखी होगी। घर के जंगले में देखा है। इसकी खोज किसने की थी? टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी। तो इसको टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट। एक बार सभी प्यारे दोस्त नोट करें, फिर हम थोड़ा आगे जाएं। चलो, क्लियर है? एक बार नोट कर लेंगे सभी। नहीं भाई गोलू, गलत बता दिया है, अब एक बार दोबारा से चेक करेंगे। अभी नहीं पता लगेगा रविराज उसका, वो तो आएगा बाद में स्टेटस। बहुत बढ़िया। चलो, क्लियर है? तो ये हो गई स्कैटरिंग। अब बात आती है कि स्कैटरिंग के उदाहरण क्या हैं। हम प्रकीर्णन को अपने दैनिक जीवन में कहां देखते हैं? तो अभी देखिए, मैंने आपसे बात की और मैंने कहा
कि सबसे कम बिखराव किसका होगा। अगर यहां पे हम बात करेंगे सबसे कम बिखराव, तो स्ट्रॉन्ग कलर का, मजबूत कलर का सबसे कम होगा, और वो कौन सा है, रेड कलर। तो लाल कलर का बिखराव सबसे कम होता है। इसीलिए सूर्य के आसपास आपको हमेशा कैसा कलर दिखाई देता है, लाल कलर। उगते और छिपते समय सूर्य का लाल दिखाई देना इसी घटना का उदाहरण है। तुम कहोगे भैया दोपहर में क्यों ना दिखाई दे, दोपहर में कहां चलो जाए लाल रंग। दोपहर में प्रकाश की तीव्रता इतनी तेज होती है कि तुम देख ही नहीं पाते हो। प्रकाश की तीव्रता सुबह शाम में कम हो जाती है, तब तुम उसके पास इस लालिमा को देख पाते हो। तो तुमसे पूछा जाएगा कि उगते और छिपते समय सूर्य का कलर लाल दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है। तो तुम कहोगे स्कैटरिंग का उदाहरण है, क्योंकि लाल रंग को छोड़कर बाकी सारे कलर वायुमंडल में स्कैटर हो जाते हैं या ज्यादा परिकिरणित हो जाते हैं, जबकि लाल कलर होता ही नहीं है, स्कैटर ही नहीं होता। तो जो नहीं फैला वही तो इसके पास बच गया, बाकी तो सारे फैल गए। जो नहीं फैला वही इसके पास रहता है। ठीक है, अच्छा जी, नोट बाद में करना, पहले समझेंगे। दूसरा पूछा जाता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। सुनिए, मैंने आपको क्या ऑर्डर बताया, हमने ऑर्डर की बात की विबग्योर, और ये हमने ऑर्डर की बात की, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि रेड कलर सबसे कम फैलेगा, और जो आपका वॉयलेट होगा और फिर इंडिगो होगा। वॉयलेट का मतलब बैंगनी, और इंडिगो का मतलब जामुनी, और रेड का मतलब तो लाल था ही। तो हमने कहा कि आपका लाल कलर सबसे कम फैलेगा और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा फैलेगा। अब एक बच्चा क्वेश्चन कहता है कि भैया वॉयलेट कलर अगर सबसे ज्यादा फैलेगा तो आसमान में सबसे ज्यादा फैला बैंगनी कलर, तो हमें बैंगनी कलर का आसमान दिखना चाहिए था। नीला कहां से आ गया, नीला तो तीसरे नंबर पे है, नीला तो इनसे बहुत ऊपर है। देखिए बिल्कुल ये सही बात है कि फैलाव जो है, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नीला कलर सबसे ज्यादा फैलता है, वो गलत है। वो बस इस बात को सिखाने के लिए कह देते हैं कि आसमान नीला इस वजह से है। सुनिए, अगर मैं आपको ये 3 कलर के बल्ब जलाऊं, या आप ऐसे समझिए अगर मैं आपको रेड इस सातों कलर के बल्ब जलाऊं, आपके सामने रख दूं, तो चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपकी आंखें सबसे पहले लाल कलर को देखेंगी, क्योंकि हमारी आंखों की जो कलर देखने की शेल्स हैं, नर्व्स हैं, कलर रंगों को देखने की जो नसें हैं, उनकी सुग्राहिता, उनकी सुटेबिलिटी या कॉम्पेटिबिलिटी सबसे ज्यादा लाल कलर के लिए है। वो सबसे ज्यादा लाल कलर को देखेंगे, या आप कहिए लाल कलर की तीव्रता ज्यादा है। तो ऊपर के कलरों की तीव्रता ज्यादा है। अब आप सोचिए मैं केवल इन 3 रंगों के बल्ब जलाऊंगा, तो भाई इन 3 कलर के रंगों में हमें सबसे पहले ब्लू नजर आएगा, सबसे पहले नीला नजर आएगा। तो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में फैलाव सबसे ज्यादा इस रंग का है, लेकिन हमारी आंखों की सुग्राहिता सबसे ज्यादा नीले कलर के लिए है। इसी कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। परंतु आपसे इतनी गहराई में नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ पूछेगा आसमान का नीला दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है। तो आप लोग कह देंगे भैया आसमान का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है, स्कैटरिंग का, यानी कि विकिरण का। ठीक है भैया जी, एक बार नोट करेंगे, बस इतना ही करना है। चलिए गोलू, बहुत सारा आभार आपका, अब क्लियर है आपसे पढ़कर, वेरी गुड। एक बार नोट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनुपम, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो जबरदस्ती अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मत कह देना कि नीला सबसे ज्यादा फैलता, नहीं, फैलाव सबसे ज्यादा बैंगनी का होगा, लेकिन हमारी आंखों की जो सुग्राहिता है वो नीले कलर के लिए है। इस कारण हमें बैंगनी और जामुनी दिखाई नहीं देते, वॉयलेट, इंडिगो दिखाई नहीं देते, हमें केवल दिखाई पड़ता है ब्लू कलर, यानी कि नीला कलर। चलो ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सीके भाई कह रहे हैं आज पता चल गया गर्ल्स लाल ड्रेस क्यों पहनते। अबे फिट जाओगे बेटा, क्या फालतू की बातें करते हो। ठीक है भाई, चल, अब अगली घटना आती है जिसका नाम है, कितनी घटनाएं हो गई, प्रकीर्णन तक 4 हो गई। अब अगली घटना आती है 5वीं घटना, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस घटना को आप, वायुमंडलीय अपवर्तन को। देखिए हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और आप सभी जानते हैं कि हम लोग सतह पर रहते हैं, सरफेस पर। तो मान लो किसी रात तुम लेटे हुए हो अपनी उनकी यादों में, शादी का सीजन चल रहा है, उनकी शादी हो रही है, आप दुख भरे गाने सुन रहे हैं और कहीं दूर तारों को देख रहे हैं। जिन तारों को तोड़ के लाने की आप बात करते थे वो तो नहीं टूटे, लेकिन वो उन्हें तोड़ के कोई और ले गया, मान लो। अब ये हैं, अगर हम बात करें पृथ्वी से लेकर तारे तक, कुछ हद तक हमारा वायुमंडल नजर आएगा आपको। भाई 12 किलोमीटर तक तकरीबन आपको अपना वायुमंडल भी दिखेगा, दिखता तो नहीं है, और उसके बाद हमारा वायुमंडल खत्म हो जाता है। मान लो यहां तक है हमारा वायुमंडल। अब वायुमंडल में जो हवा है, ये देखो, ये हवा अगर हम देखें ऊपर की हवा, 12 किलोमीटर की जो हवा है वो सूर्य के थोड़ा सा तो ज्यादा नजदीक है, 12 किलोमीटर ही ज्यादा नजदीक है हमसे, इस वाली परत से, इस वाली हवा से। तो वो ज्यादा गर्म रहेगी। हम कहते हैं कि वो कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, यानी कि हॉट होगी। और ये अपेक्षाकृत ठंडी होगी, यानी कि ये हवा कैसी होगी, कोल्ड होगी। ठीक। अब जब प्रकाश होगा क्या, कि जब प्रकाश यहां से एंट्री लेगा, तुम्हारी आंखों से लाइट जाएगी, तुम चाहते हो मैं इस तारे को देख लूं, और इस तारे को देखना है तो हमें थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, इसके नीचे बिल्कुल। तुमने कोशिश की कि मेरी आंखों से प्रकाश निकले और इस तारे तक जाए, ऐसे करके। ठीक। लेकिन होगा क्या, जैसे ही ये हवा, जैसे ही ये लाइट इससे टकराएगी, तो चूंकि ऊपर की तरफ यहां माध्यम कैसा है, भारी है, और ये हल्का है ना। यहां माध्यम कैसा है, भारी है, और ये हल्का है, यानी कि ठंडा है, गर्म है। तो ये अपना रास्ता बदलेगी, भाई अपवर्तन होगा। एक प्रकाश की किरण जब हल्के से भारी माध्यम में जाएगी तो दूर हट जाएगी, और ये किरण थोड़ी सी दूर हट जाएगी, अपने रास्ते को छोड़ के दूर हटेगी, ऐसे हल्की सी दूर हटेगी। फिर इसे और हल्का माध्यम मिलेगा तो ये थोड़ी सी और दूर हटेगी, फिर इसे और हल्का माध्यम मिलेगा तब ये थोड़ी सी और हटेगी। ठीक है भाई, फिर इसे और हल्का माध्यम मिलेगा, फिर ये थोड़ी सी और हटेगी, और हटते हटते यहां पहुंच जाएगी। अब देखिए, अगर यहां सब कुछ समान रहता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती, लेकिन अभी ये किरण यहां जा रही है, यानी कि सुनिए, जो प्रकाश, ये कौन सा प्रकाश है, जो सूर्य से निकला, तारे पे पड़ा, आपकी आंखों तक आया, लेकिन आने के बाद वापस तारे पे नहीं गया। दरअसल किसी चीज को कैसे देखा जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ ये बोर्ड कैसे देख पा रहा हूं मैं, कि लाइट निकली, बोर्ड पे आई, और मेरी आंखों पे आई। अब भाई आंखों पे आने की बजाय अगर ये लाइट यहां चली जाए, ऐसे चली जाए, यहां कोई आदमी यहां खड़ा है, तो उसको बोर्ड यहां ना दिख के थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। यानी कि आप ऐसे मानो कि प्रकाश की किरण अगर यहां जानी चाहिए थी, यहां की बजाय यहां गई है, तो यहां की चीज यहां नजर आएगी, ये बात है बस। ठीक है। तो इसलिए आपको तारे कैसे नजर आएंगे, यहां नजर आएगा। अब तारा आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, यानी कि ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आएगा। अब जरा सोचेंगे कि इतना बड़ा तारे होते हैं, पृथ्वी से भी भारी भारी ग्रह के, वो कैसे ब्लिंक कर सकते हैं, कैसे टिमटिमा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केवल आपको भ्रम नजर आता है, और किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के। क्या इतनी कहानी पूछी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपसे पूछा जाएगा वायुमंडलीय ओ तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, केवल और केवल आपसे पूछा जाएगा तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसको ट्विंकलिंग कर लेना, ट्विंकलिंग, थिंकिंग नहीं है ये होगा ट्विंकलिंग। किस घटना का उदाहरण है, तो ये इस घटना का उदाहरण है। थोड़ा मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बताइए जरा, क्लियर है भैया? कोई बात नहीं है, मयूर उदाली जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरते समय 3 तारीख थी और कैफे वाले ने जिस दिन फोटो खिंचाया उस दिन की डाली, कोई परेशानी नहीं है। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो उसकी डेट से 6 महीने पहले का फोटो होना चाहिए, बस ये है। 6 महीने तक का फोटो होना चाहिए, 6 महीने या 2 महीने 3 महीने जो भी लिखा हुआ होगा। ठीक है भैया, केवल आपसे इतना पूछा जाएगा, बस इसके बारे में बताइए कि तारों का टिमटिमाना किस वजह से लगता है आपको, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नोट मत करना, अभी नोट करने के लिए समय दूंगा, दूसरी घटना को समझिए। एक दूसरी घटना है कि ये फिर से आप पृथ्वी पे हैं, और मान लो सोमवार का दिन है, आप भोले बाबा जी को, मतलब सूर्य देव को आप जल अर्पित करना चाहते हैं। ये आप जल अर्पित करने के लिए खड़े हुए हैं, दीदी लोग खड़ी हुई हैं कि सूर्य देव की पूजा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कुछ अच्छा सा वर मिल जाएगा। लड़के भी आजकल कर लेते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाएगा। ठीक। अब देखो, होना क्या चाहिए था कि अगर आप सूर्य देव को देखना चाहते तो आपकी आंखों से लाइट निकलती और
ऐसे 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 यहां तक आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होना चाहिए था परंतु ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? होगा इसलिए नहीं क्योंकि फिर से वही बात है, सूर्य के नजदीक की जो हवा होगी वो थोड़ी कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, और यहाँ की ठंडी रहेगी। तो प्रकाश की किरण लगातार अपना रास्ता बदलेगी। ठीक है, ये जैसे जैसे हल्की सी यहाँ तक हवा ठंडी है, गर्म मिलेगी, अपना रास्ता बदलेगी, और गर्म मिलेगी और बदलेगी, और गर्म मिलेगी और बदलेगी, और गर्म मिलेगी और बदलेगी, और जो सन आपको यहां दिखाई देना चाहिए था वो आपको नीचे दिखाई देगा। ठीक है जी। अब सोचिए कि आप कहां देखना चाह रहे हैं, यहां, और आपको कोई चीज यहां दिख गई। अच्छा जी, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है हॉराइजन, जिसको हम कहते हैं क्षितिज। आपने देखा होगा एक लाइन के बाद तो सूर्य दिखना बंद हो जाता है, हमें लगता है वो इस पहाड़ी के पीछे छिप गया, उसी को हम हॉराइजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। अब समझिए, ये क्षितिज है, ये लाइन है, मतलब जिसके बाद आपको सूर्य दिखता। अब यहाँ का सूर्य यहाँ दिख रहा है, यानी कि मान लो यहां तक आने में सूर्य को लगते 2 मिनट, और मान लो नहीं होता ही है ऐसा, यहां तक आने में सूर्य को लगते 2 मिनट। अब आपको यहाँ की चीज अगर यहीं दिखाई देने लग गई तो आप कहोगे सूर्य हमें निकलने से 2 मिनट पहले दिख रहा है। तो सूर्य आपको निकलने से 2 मिनट पहले और छिपने के 2 मिनट बाद तक नजर आता रहता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसको बोलते हैं हम, या तो ऐसे कहिए 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद, या अग्रिम सूर्य उदय विलंबित सूर्यास्त। यानी कि सूर्य पहले दिखता है, विलंबित मतलब देर से छिपता है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये दो घटनाएं हैं आपकी, एक तो तारों का टिमटिमाना, और आपकी एक अग्रिम सूर्य उदय और विलंबित सूर्यास्त। ये दोनों घटनाएं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर आधारित है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई रितेश। भाई विवेक एक बार देख लो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है डेट डालने को बोला था या नहीं बोला था, मुझे नहीं पता, एक बार आप चेक कर लो। अंतरिक्ष से देखने पर आसमान इसलिए काला दिखाई देगा क्योंकि अंतरिक्ष पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। गोलू बहुत सारा आभार आपका दोस्त। एक बार नोट करेंगे और इनको देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि चाहे वो स्कैटरिंग हो, चाहे वो डिस्पर्सन हो, चाहे वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो, यानी कि वो चाहे विक्षेपण हो, या आपका फैलाव हो यानी कि प्रकीर्णन हो, या फिर वो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन हो, सभी पर कुछ ना कुछ घटनाएं आधारित हैं। अगर हमें घटना समझ में आती है, अगर हम घटनाओं को पता रटेंगे तो हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये भी सूर्य की घटना है और प्रकीर्णन यानी फैलाव से भी सूर्य की घटना आधारित है। अगर आप रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब तुम आराम से उत्तर कर सकते हो कि भाई सूर्य का लाल दिखाई देना वो तो फैलाव की वजह से है, प्रकीर्णन की वजह से है, और 2 मिनट पहले और बाद में दिखाई देना ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से है। बताइए क्लियर है? आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है। बहुत सारा आभार जिज्ञासा, मुकेश बहुत सारा प्यार, कुंदन कुमार बहुत सारा प्यार भाई। आप कुछ बताने वाले थे? हाँ भी बताता हूँ, बस एक अच्छी बात बताऊंगा आपको, इसलिए नहीं कि मेरी कोई तारीफ है उसमें या कुछ है, मैं ऐसी कभी बातें नहीं करता, थोड़ा सा आपको बस अच्छा लगेगा, मैं मानता हूँ कि आपके काम आएगी। इसके बाद और एक घटना है। हाँ बिल्कुल अमरिंदर, कवर करेंगे। ओंकार मुंडे एप्लीकेशन स्टेटस में कंटेंट नॉट वेरीफाइड, वो दिखाएगा ही, कंटेंट नॉट वेरीफाइड तब तक दिखाएगा जब तक आपके एप्लीकेशन का स्टेटस नहीं आ जाएगा, वो काफी बाद में आएगा, फॉर्म भरते हैं उसकी चिंता मत करिए। फोटो पर डेट नहीं बोला तो परेशान मत होइए, फिर क्यों आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत बोलिए, कोई जरूरत नहीं है फोटो पर डेट की। ठीक है जी, चलिए। हो सकता है वो उनके फोटो पे पहले डेट हो, वो इसलिए पूछ रहे हैं, पहले से डेट डली होगी, कोई बात नहीं है। अगली घटना पे चलते हैं, और अगली घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए समझेंगे कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अवश्य ही आपने जून जुलाई के महीनों में या गर्मी के महीने में ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई प्लेन सड़क हो ना और ज्यादा लंबाई की हो, तो आपको लगता है जैसे काफी दूरी पर पानी भरा हुआ है, ऐसा भ्रम आपको हुआ है? ऐसी कुछ चमक ज्यादा नजर आती है? या फिर आपने कभी हीरे की चमक देखी हो, तो हीरे की चमक सबसे ज्यादा होती है, भयंकर होती है। क्यों? सुनो, होता क्या है कि जब सूर्य की रोशनी इस पे आके पड़ेगी, यहां आके पड़ेगी, तो एक विशेष अपवर्तनांक के कारण, यानी ऐसे मान लो कि विशेष तरह की एंगल कोण के कारण, वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना मानिए आप कि उस समय पर ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो भी प्रकाश आता है वो टकरा के लौट के नहीं जा पाता, दरअसल ऐसे चले जाना चाहिए था लेकिन नहीं,
वो क्या करेगा, इसी में अंदर फंस के रह जाता है और निकलने की भरपूर कोशिश करेगा और बार बार रोड से टकराएगा। अब याद रखना, अगर प्रकाश ना कहीं भी बार 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 टकरा रहा है तो इसका अर्थ है वहां पे चमक उत्पन्न होगी एक अच्छी खासी। तो यहां पर प्रकाश आप ध्यान से देखें, पूरा का पूरा अंदर ही अंदर परावर्तित हो रहा है। टोटल टोटल इंटरनली, यानी कि पूरा प्रकाश अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे में भी यही है। हीरे की विशेष संरचना के कारण, और विशेष संरचना के कारण ही ये महंगा होता है। तो हीरे की विशेष संरचना के कारण जैसे ही इसमें प्रकाश अंदर जाएगा, ये क्या करेगा कि ये बार बार बाहर नहीं निकल पाएगा, बस अंदर ही अंदर टकराता रहेगा, लगातार टकराता रहेगा, इसी में फंस के रह जाएगा। इसी को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने इसका इस्तेमाल आजकल जितना भी सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो जिनको हम फाइबर बोलते हैं। फाइबर का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का तार जिसमें लंबी दूरी तक हम सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। क्यों होता है सुनिए। देखो, अगर मैं कोई नॉर्मल तरह का तार लूंगा ना, जैसे मान लो मैंने कोई वायर ले लिया एक सिंपल सा, तो उसमें मुझे दिक्कत ये आएगी, मान लो ये दिल्ली में है और मुझे दिल्ली से पंजाब एक तार पड़ा हुआ है, उसमें सिग्नल भेजना है। तो जैसे ही मैं सिग्नल यहाँ डालूंगा ना, ये सिग्नल क्या होगा, इससे टकरा के पार निकल जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, फिर वो ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो सिग्नल लॉस हो जाएगा। हम ऐसा एडजस्टमेंट बनाते हैं कि सिग्नल टकराए और इसी से टकरा के बार बार पूरे का पूरा अंदर ही अंदर टकरा के लौटता रहे। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है और ये इसको बोलते हैं हम फाइबर ऑप्टिक्स। ऐसे तार को हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। अवश्य ही आपने डिश टीवी वगैरह में देखा होगा, या जहां पे इंटरनेट केबल के माध्यम से चलता हो उस तार को अवश्य ही आपने देखा होगा। देखा एक बार बताएंगे, नहीं तो मैं दिखाऊं। इसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। ये नहीं होता है, ये तो सजावट के तौर पे इस्तेमाल होता है बस। प्रकाशिक तंतु अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको बोलेंगे हम हीरे की चमक। प्रश्न आएगा कि हीरे की चमक किसका उदाहरण है, तो तुम कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी कि शाइनिंग ऑफ डायमंड। शाइनिंग ऑफ डायमंड किसका उदाहरण है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मरीचिका यानी कि मिराज किसका उदाहरण है, तब भी आप यही जवाब दे देंगे। ठीक है जी। प्रकाशिक तंतु एक बार मैं दिखाई देता हूं। गोलू, बहुत सारा आभार, आपका पढ़ाई हुआ समझ में आता है, परंतु आप एक ऐसा विषय पढ़ाइए जिसमें सर 5-7 प्रश्न आते हों। भाई गोलू, अभी थोड़ा सा इसी से फुर्सत मिल जाए, इसी की 4-4 5-5 क्लासेस हो जाती हैं। देखो, इस तरह की तार अगर आपने देखे हो, इस तरह की वायर्स आपने देखी हो कहीं पे भी, ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है सारा का सारा। एक बार और गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखो, मैंने कहा था ना 2 घटनाएं में 2 दिन लगे और बाकी 4 घटनाओं में 1 दिन लग गया, मतलब मेरे हिसाब से 40 मिनट इन चारों घटनाओं में लगी हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इन चारों घटनाओं को। देखिए, पहली घटना तो है आपकी, पहली घटना है वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश 7 रंगों में बटेगा, तो प्रिज्म से टकरा के या बूंदों से टकरा के, इससे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। अब प्रकीर्णन में भी प्रकाश बटेगा, लेकिन धूल के कणों से टकराकर, और फैल जाएगा प्रकाश। जो ज्यादा फैलेगा उसकी वजह से नीला कलर, जो सबसे कम फैलेगा उसकी वजह से लाल कलर। और ये 2 क्वेश्चन आपके सामने टक्क से बनेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन, जब वायुमंडल से होकर प्रकाश जहां जाना चाहता हो वहां ना पहुंचे, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करेंगे, और तारों का टिमटिमाना या सूर्य का 2 मिनट पहले दिखाई देना और बाद तक दिखाई देना। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं भी आपको अवश्य ही समझ में आती होंगी। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, यहां तक इस यात्रा में मेरा तुम्हारा साथ था। आज ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। हालांकि हमारा साथ तो हमेशा बना रहेगा, अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना है साथ में मिलकर इस मंजिल को पाने के लिए। बाकी इस क्लास का सफ़र हमारा यहीं तक था। ये क्लास आज आपकी पूर्ण हो चुकी है। अगर मैं जाते समय कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करूं जो वाकई आपके काम आने वाली हैं, तो सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आप अपने उद्देश्य को कभी ना भूलें। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य हमेशा क्लियर होना चाहिए।
आपने जिस उद्देश्य को लेकर पहले दिन कलम और पेन उठाए थे कि मेरे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मुझे ये करना है, कृपया उन उद्देश्यों को दिमाग में रखेंगे और अच्छे से बढ़िया से अपनी तैयारी को आगे भी जारी रखेंगे। अवतार 2.0 बैचेज में आप वो क्लास लेना बस जो आपको दिक्कत देती हो, समझ में नहीं आता हो। अगर आपको फिजिक्स पूरी तरह, या फिर आप तब क्लास अगेन लेना जब आपके पास पर्याप्त समय हो। अब समय जरूरी है कि आपको रिवाइज करना है। जितना सारा आपने पढ़ लिया या आपके दिमाग में होना जरूरी है। इस बात से कभी पेपर नहीं निकलेगा कि आपने कितना सारा पढ़ा। पेपर इस बात से निकलेगा कि जितना पढ़ा क्या वो आपके हमेशा दिमाग में था। इसलिए आपको रिवाइज जरूर करना है अच्छे से। जितना पहले पढ़ लिया है उसको दिमाग में फिक्स कर लेना है। बाकी बचे हुए समय में पहले उन सब्जेक्ट की क्लास लीजिए जिनमें आपको मुश्किल है दोबारा से। अगर फिर भी समय बचता है तब आप उन सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है। चाहे वो भाई साहब जीएस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो। ठीक है भाई। अच्छा जी, मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक ये बात थी। देखिए, अभी मेरा कल जन्मदिन गया है, मैंने आपको बताया भी, वो कि बच्चों ने विश भी किया। तो जब मैं तैयारी किया करता था आरडब्ल्यूए ज्वाइन करने से पहले, और मैं कहीं ना कहीं मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैंने विद्यार्थी जीवन के बहुत सारे संघर्षों को देखा है। अगर आप ये कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, वो भी मेरे साथ थी। अगर तुम कहो तुम्हारे पास संसाधनों का अभाव था, वो भी मेरे पास था। मुझे मेरी वर्तमान सिचुएशन से मत जज करना। आज से अगर तुम मेरे 6 साल पहले जाओगे तो एक विद्यार्थी के साथ जो मुश्किलें होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, वो मेरे साथ थी। और मैं अपने साथ ही नहीं बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर सफल तुम्हें कहीं दिखेगा तो उसके साथ तुमसे भी कहीं ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ये केवल मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। तो जब मैं तैयारी किया करता था और मैं बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था, मैंने हमेशा स्कूलिंग जो है अपनी सरकारी स्कूलों से की है। घर वालों के पास, सच बता रहा हूँ, मैं उतना पैसा नहीं था। कोई आपसे छिपाने की बात नहीं है कि मेरी प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग करा दें। 12वीं में मेरा बड़ा मन था कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ूं। बड़ा अच्छा स्कूल था, अध्यापक बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी फैमिली में पैसे नहीं थे। पिताजी ने कहा कि भैया सरकारी स्कूल में पढ़ ले और तू ट्यूशन अपने लगा लेना। मैंने बोला चलो जी। तो ट्यूशन सुबह, मेरे गांव से कस्बा 8 किलोमीटर दूर था, सुबह जाना शाम को आना। एक दिन में मैंने उस समय पे 50-50 किलोमीटर भी साइकिल चलाई है, 2-2 चक्कर लगा लगा के। तो स्कूलिंग भी मेरी ऐसी हुई। यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा, हिंदी बोर्ड से मैं हमेशा पढ़ा। उसके बाद मैंने बीटेक की। बीटेक मेरी प्राइवेट कॉलेज से हुई ग्रेजुएशन में। वहां पे भी ठीक तरह से मैंने चीज़ों को संभाला, हैंडल किया। ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, बड़ों की सब दुआएं होती हैं, बस आप सबका आशीर्वाद होता है। अगर कोई अपना काम अच्छा भी कर रहा है तो इस बात की बुद्धि भी उसको बस आशीर्वाद और दुआओं के दम पे ही आती है ना। तो हर आदमी अच्छा बनना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद जब मेरा असली संघर्ष शुरू होता है, जब मैं तैयारी करने बैठा तो मैंने शिद्दत से पढ़ाई की बड़ी। उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकल रहे थे। आप सब अब इस बात को रिलेट कर पाएंगे, जो हर बच्चा मेहनती है। मैं आपको बताऊं तो मैंने 2016 से तैयारी करना शुरू किया और मैं लगातार तैयारी करता रहा। कोविड भी बीच में आया, बहुत सारे ऊंच नीच हुई चीज़ों में। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा एग्जाम कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से। दरअसल मैं इंजीनियरिंग के ही एग्जाम दिया करता था, और आप चाहे सर्च करके देखना या किसी से पूछना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था। और उसमें किसी में भी मैंने आज तक, मैं अगर बताऊं, मैंने 7 सालों में तकरीबन 100 से ज़्यादा पेपर दिए होंगे, और उनकी कुल मिला के वैकेंसीज 2000 से ज़्यादा नहीं होंगी। किसी में 13 वैकेंसी हैं, किसी में 4 वैकेंसी हैं। मैक्सिमम 80 वैकेंसी थी एक पेपर में बस। नहीं तो किसी में 6 हैं, किसी में 11 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 15 हैं। तो एग्जाम में 1-2 नंबर 1-2 नंबर 1-2 नंबर से कहीं रहता चला गया मैं, किसी में 4 नंबर से, किसी में 12 नंबर से भी। तो बड़े संघर्ष जब चल रहे थे, और मुझे कभी कभी मन भी करता था कि यार कब तक चलेंगे, कब तक करेंगे। घर वालों की भी उम्मीदें होती हैं, मैं उसमें किसी की बुराई नहीं मानता। जब 6 साल, तो मैं 4 साल 5 साल हो जाएं तो घर वाले भी कोशिश करते हैं कि यार उससे कहने लगते हैं। तो इनडायरेक्टली ऐसा होता था घर में मुझसे। हालांकि उन्हें पता था ये मेहनती है, तो डायरेक्ट मुझसे कोई नहीं कह पाता था, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे पिताजी हैं वो कहा करते थे। हालांकि मैं, देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, माँ बाप एक ऐसी चीज है कि दुनिया में उनके जैसी किसी से तुलना नहीं है। लेकिन जब कोई आपसे उम्मीदें करे, तुम भी कल को अपने बच्चे से उम्मीदें करोगे तो तुम भी कहोगे कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया, और यार तू इतनी मेहनत करता है, तेरा भी हो जाएगा, ऐसे करके बोला करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार माँ बाप को बस चाहिए कि यार हाँ बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं कभी मैं कभी इतना ऐसा नहीं था कि मैं किसी के सामने रोऊं। मैं पीछे जाके कभी कहीं रो लेता था। ये सच बता रहा हूं मैं आपको आज अपने जीवन की। मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी, किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करी, कहीं शेयर नहीं करी। आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपसे एक अलग तरह का जुड़ाव है। उसके बाद फिर और ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती रही, तैयारी होती रही। तो एक दिन मैंने भगवान से ये मांगा कि यार भगवान, तुम जितने संघर्ष तुम्हें देने ना, तुम दे लो, खूब दे लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैंने एक उम्र सीमा तय की थी
कि तुम मुझे इस उम्र तक तो सफल बना देना। मैंने भगवान से बस ये हाथ जोड़ के बोला कि भाई तुम मुझे इस उम्र तक सफल बना देना मेरे भगवान, बाकी तुम्हें जितने नसीब में मेरे में संघर्ष है ना तुम दे लो। क्योंकि मैंने, अगर हम बच्चों से कहते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था शुरू से ही, मैंने पैसा कभी घर वालों से नहीं लिया अपनी तैयारी के लिए, ट्यूशन पढ़ा के काम चलाता था। तो हम बच्चों को कहानी सुनाते थे कि भाई जिसको जितनी मुश्किलें मिलती हैं वो उतना तराशा जाता है। तो ये सारी बातें मैं अपने ऊपर अप्लाई करता था कि भगवान ठीक है मैं मान लिया तुम मुझे तराश रहे हो, लेकिन इस उम्र से पहले तो करवा देना, क्योंकि एक चीज़ की लिमिट भी होती है। और मैं आपको बताऊं तो जिस डेडलाइन को मैंने ऊपर वाले से बोला था उसमें 10 दिन पहले मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। उससे रिजल्ट तो 2-3 महीने पहले आ गया था, उससे 10 दिन पहले मुझे वो चीज़ मिल गई थी जो मैंने कभी चाही थी। हालांकि RWA ज्वाइन करने के बाद तो कभी ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुई। एक सरकारी नौकरी से भी अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी सुविधाएं, अच्छे परिवार के सदस्य, अच्छा माहौल है, पैसा भी ठीक अच्छा ही है वहाँ से भी। लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर आप मेहनत करोगे ना तो जो ये नेचर है, जो ये प्रकृति है, जिन भी ऊपर वाले को आप मानते हो, वो भी आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में पूरी संभावनाएं बरतते हैं। और कुछ चीज़ें नियति के हाथ में भी होती हैं कि वो चीज़ निश्चित समय पर ही आपको मिलेगी। इसलिए आप अपनी मेहनत को जारी रखें। ये सब मैसेज उन बच्चों के लिए जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह जाते हैं बार 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 बार। मैं वादा करता हूँ आप मेरी बात को एक दिन याद करोगे कि हाँ भैया ने एक बार बोला था कि तुम अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे, बस तुम्हें लगातार चलते रहना है किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बस मैंने अपने जीवन की यही कहानी तुम्हें बताई, शायद आपको अच्छी लगी हो। और अच्छी क्या, बस थोड़ी मुझे लगा था कि इसमें हाँ कुछ सीखने को तुम्हें मिल जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि यार मैंने इतना मुश्किल किया उतना मुश्किल किया, सब कर रहे हैं। हर जो सफल आदमी है वो मुश्किल पार करके ही जाता है ना। मैंने पहले कभी ये बातें शेयर की, लेकिन आज मैं आपके बीच में कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी से एक अलग ही तरह का लगाव था। चलिए मिलेंगे फिर कभी, मैराथन्स वगैरह में मिलेंगे आप सभी से। एक बहुत अच्छा सेशन आप सभी के बीच में रहा, आप सभी लाजवाब बच्चे थे। और आप सभी से अट्रैक्शन इसलिए भी है क्योंकि डिफेंस चैनल, शायद आप ना जानते हो तो डिफेंस चैनल पे बहुत सारे आर्मी के बच्चों से कनेक्ट रहता है। उसी तरह के बच्चे आप भी हैं, तो जो भारत माता की सेवा में बच्चा जाता है उससे एक अलग ही लगाव भी बन जाता है। प्यारे बच्चे अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।